नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से इसे याद कर लेना। दोस्तों, हम लाइव क्लास में कल आप लोगों को 1 से लेकर पूरे 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था और आज आप लोगों को 100 से आगे मिलेगा। मैं आप लोगों को महासंग्राम का क्लास ले रहा हूँ। इसका मतलब कि हर विषय में मैं 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताऊँगा और उसी में से आपके सारे बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। यानी कि अगर आप ये वीडियो देख कर याद करते हैं तो पूरा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा। ओके, तो अच्छे से आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना और याद करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। एक भूमिगत जल का उदाहरण बताना है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर कुआं। जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे पीछे वाला जाकर देख लेना, चैनल पर पड़ा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाकर देख लेना। ओके, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 100 का। अब अगला क्वेश्चन है आपका 101 नंबर। 101 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। बाबू विद्युत धारा आई बराबर पता है क्या होता है, कूलम क्यू बटे टाइम टी होता है। तो कूलम का मान 120 दिया है और टाइम 1 मिनट है, तो 1 मिनट में बाबू 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड लिखिएगा, ठीक है। और 60 से 120 दो बार में कट जाएगा, तो आई का मान मिल जाएगा 2 एम्पियर। मिल गया ना, देख लीजिए कितना आसानी से हमने आपको निकाल के दिखा दिया। तो आई का मान आपका 2 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 102 नंबर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, प्रिज्म का प्रयोग करना है। और जो लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए ना, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। इसमें ज्वाइन करोगे ना तो एग्ज़ाम में मदद देंगे, एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और लाइव क्लास देंगे, PDF देंगे, सब कुछ देंगे। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 101 यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। बाबू प्रतिरोध का सही मात्रक होता है ओम। ऐसे ओम को सूचित करते हैं ओम, और इसे कैपिटल R से सूचित करते हैं, इसका सही मात्रक ओम होता है। तो ओम यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है। ओम का संकेत ये होता है, जो अभी लिखे है ना इधर ओम ऐसे लोटा जैसा है, तो यही हमारा ओम हो जाएगा प्रतिरोध का सही मात्रक। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन इधर आपको मिलेगा। इधर आपको यहाँ से आप शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से 104 से शुरुआत करेंगे अब तो 104 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो एमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की जो माप की जाती है ना, वो एमीटर से किया जाता है। एमीटर याद रखना, कहीं कहीं ऑप्शन में ना अमीटर लिख देता है, अमीटर, ऐसा अमीटर लिख देता है, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। अमीटर भी आप लोग टिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अमीटर एमीटर दोनों का मतलब सेम होता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो बाबू दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा 105 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 106 नंबर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन यानी कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह होता ही नहीं है। किसमें, तो कुंडली जो होता है ना, उसमें प्लस और माइनस का चिन्ह ही नहीं होता है। तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना, उसमें माइनस प्लस का चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बहुत लड़के उत्तल दर्पण पर टिक लगा देते हैं, लेकिन गलती हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है, यानी कि आपका डी नंबर वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है नीला थोथा, जिसे आप लोग तुतिया कहते हो। इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका नीला थोथा है ना, तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका 5 दिया ना, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2 पेंटाहाइड्रेट। आपका ये तुतिया का सूत्र मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 109 नंबर ना। अब ध्यान से देखिए इधर 109 नंबर। 109 नंबर आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लवण है। तो बाबू लवण देखो, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो हमारा अम्ल होता है, क्योंकि NaCl क्या होता है, अम्ल होता है। और ऑप्शन नंबर बी के लास्ट में OH है, तो जिसके भी लास्ट में OH होता है वो क्षार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के लास्ट में OH है, क्षार है। ऑप्शन नंबर डी के भी लास्ट में OH है, ये भी हमारा क्षार हो जाएगा। जिसके भी अंत में OH लगा रहता है ना, वो हमारा क्षार होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को देखिए, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये हमारा लवण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंत में OH नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लवण हो जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। जैसे लवण, इसके अलावा NaCl भी आपका लवण होता है।
वैसे ही आपका K2SO4 आपका लवण होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन जो होता है ना वो हमेशा N2 के रूप में रहता है, और जब इसको तोड़ेंगे ना तो N के बीच ना 3 गो बंध बनेगा। कौ गो लकीर बन रहा है जी? 3 गो बन रहा है ना, तो 3 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ट्रिपल बंध बनता है, इनके 3 अबंध बनते हैं, तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। देखिए हिंदी में ना ऑप्शन में लिखा रहेगा त्रिबंध, दो द्विबंध, तो आप लोग त्रिबंध पर ही टिक लगाना, त्रि मतलब कि 3 होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, वन संपदा का एक आपको उदाहरण बताना है। क्या बताना है? वन संपदा का एक आपको उदाहरण बताना है। ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसे याद रखना आप लोग। तो आप इसका सही जवाब देना ऑप्शन नंबर बी को, लकड़ी पर टिक लगा देना। किस पर? लकड़ी पर आप लोग टिक लगा देना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर में दिया है ना, सी नंबर में C12H22O11, ये हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। और जो ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिख रहा होगा ना, वो आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। किसका? ग्लूकोज ऐसे लिखते हैं, ग्लूकोज, जो आप लोग गर्मी के दिनों में पीते हो ना पेट को ठंडा करने के लिए, वही ग्लूकोज होता है, और उसका सूत्र होता है C6H12O6 होता है। तो इसका भी आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन बनता है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? ये आपका 113 नंबर है ना। अब इधर देखेंगे, 113 के बाद से 114 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर आपका क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, यानी कि येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है, यानी कि पीला कलर का हो जाता है। तो सही आपका जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, पीला कलर का हो जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो 115 नंबर आपका क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? देखो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, यानी कि इनमें से सभी आवश्यक हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए सब आवश्यक होता है। डी नंबर हमारा सही आंसर मिल जाएगा, डी नंबर वाला। अगला हमारा क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है। अगर कोई कहेगा घेंघा किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण, यानी कि नमक की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होता है, और मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो आंसर आपका सी में सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी नंबर में है ना, यही हमारा कॉकरोच हो जाएगा। ओके, याद रहेगा ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर है, यूरो 2 का संबंध है। देखो जी यूरो 2 का संबंध होता है, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है। वायु प्रदूषण समझते हो ना, तो आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण। ओके, देखो बाबू, अगर कोई विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, एग्ज़ाम का अंतिम समय आ चुका है और कुछ भी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्टिव याद करें, कैसे भी इनको एग्ज़ाम निकालना है, तो आप लोग चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत अच्छे नंबर दिलवा दूंगा। लेकिन मैं नहीं दिलवाऊंगा, आप लोगों को मैं जो PDF दूंगा ना उसको याद कर लोगे ना, तो एग्जाम में पूरा फंस जाएगा वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिस भी विद्यार्थियों को ऑल विषय का, यानी कि सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का PDF चाहिए होगा, आंसर सहित आपको देंगे PDF में, आपको व्हाट्सअप पर सेंड करेंगे। लेकिन उसके लिए बाबू कंडीशन है, 199 रुपये का चार्ज लगता है। 199 रुपये में सारा विषय का आपको सब्जेक्टिव पूरा देंगे हम, और लड़ने की आपको 100% गारंटी भी देंगे। नहीं लड़ेगा पैसा वापस ले लेना है, ऐसा मैं आपको दावा करता हूँ, ठीक है ना। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना होगा, ये हमारा पे फ़ोन नंबर है या फिर ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें SMS करना, व्हाट्सअप SMS करना कि सर जी स्कैनर भेजिए, नहीं तो पे फ़ोन नंबर मैं कर देता हूँ पे फ़ोन, और आप हमको PDF भेज दीजिए तो मैं आपको दे दूंगा PDF। और PDF देने के बाद ना आपका जो नंबर होगा ना वो हम अपने पर्सनल पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आप लोग उस ग्रुप से कुछ पूछ सको, हमसे क्वेश्चन ना बने तो हमसे पूछ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो 9693779407 आप लोग नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट करिएगा। ओके, इसको नोट कर लेना। अब हमारा प्रश्न आता है 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जब अनिम्नीकरणीय है ना, तो अनिम्नीकरणीय मतलब कि DDT हो जाएगा, DDT क्या होगा, कैपिटल D इंटू T, ये हमारा DDT हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। देखो क्लोरोफिल जो वर्ण का रंग होता है ना, वो होता है आपका
हरा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पत्ता होता है ना, पत्ता पेड़ पेड़ देखे हो, पेड़ का जो पत्ता होता है, ये देख लो, ये मैंने मान लिया कि मैंने किसी पेड़ का मैंने पत्ता बना दिया, तो ये जो पत्ता होता है ना वो हरा कलर का होता है। और हरा इसका कलर क्यों होता है? क्लोरोफिल बढ़ने के कारण ही होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन 21 नंबर है, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाता है ना, धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है और प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। तो धारा का मान आपका बहुत अधिक होगा। ऑप्शन नंबर आपका 21 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 ही नियम होते हैं ना, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है बाबू? V/I होता है ना, V/I। तो V का तो मान 220 दिया है, I का तो मान 2 एम्पियर दिया है, तो 2 से ये 220 कट जाएगा, 1 1 0, 110 बार में, तो 110 तो आपका आंसर हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो दिया ही है, तो 110 पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा, 123 का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 110 ओम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 123 हो गया ना, अब 123 के बाद से आप लोगों को 124 नंबर बताना है। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। 124 नंबर आपका क्वेश्चन है। 124 नंबर, किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, सी नंबर मिल जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, सी नंबर मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 125 नंबर। 125 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। 1 किलोवाट घंटा तुल्य क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6। यहाँ पर x नहीं है, वो गुणा है, 3.6 ऐसे लिखना, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। जैसे जूल होगा या फिर JOULE, ये हमारा जूल हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर, 126, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण होता है ना, समतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है ना, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक, आभासी नहीं बनेगा। आभासी उसमें बनेगा ही नहीं, उल्टा प्रतिबिंब कभी इसमें नहीं बनता, हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विभवांतर का सही मात्रक होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिया होगा, इसको कैपिटल भी से हम लोग सूचित करते हैं। तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट हो जाएगा, 127 का सी नंबर मिल जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? देखिए सोडियम कार्बोनेट अलग होता है, बहुत लोग क्या है ना गलती कहते हैं, सोडियम Na2CO3 होगा, यही होगा, बाकी कोई नहीं होगा। तो Na2CO3 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया Na2CO3, यही हमारा सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 128 के बाद से 129 नंबर देखिए। 129 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो ये नहीं होगा, ये तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ये हमारा ईथर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिला है ना, CO, यही हमारा कार्बोनिल समूह को सूचित करता है, कार्बोनिल प्रतिक्रियात्मक समूह को ये सूचित करता है। तो आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। इथाइल अल्कोहल का यूपीए का नाम होता है एथेनॉल, और इसका सूत्र होता है C2H5, और लास्ट में OH लगा दो ताकि अल्कोहल बन जाएगा। तो C2H5OH आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, और आप इसे भी टिक लगाना। अगला आपका क्वेश्चन है 131 नंबर, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक का मतलब हुआ कि माइनस चार्ज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में CA कैल्शियम जिसकी परमाणु संख्या 20 होता है, और Cl2 यानी क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 होता है। तो क्लोरीन में माइनस चार्ज होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा क्लोरीन, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, इसमें माइनस चार्ज होता है, इसलिए हमारा आंसर सी नंबर बना। अगला क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। मैंने बोला ना, जिसके अंत में OH रहेगा वो हमारा अल्कोहल मिल जाएगा, वो हमारा क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, ये हमारा अल्कोहल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4, और CH4 अगर आपको पता चल गया ना, तो एगो कार्बन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन, एगो इधर ले लीजिए, एगो इधर ले लीजिए, और एगो इधर ले लीजिए। तो 1 2 3 4 गो बॉन्ड बना, मतलब कि यहाँ पर हमारा 4 आंसर होगा, यही हमारा 4 बॉन्ड, जो लकीर है ना 4 को मैंने काउंट किया, 1 2 3 4, यही हमारा बॉन्ड होता है, इसी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 134 हो गया ना। अब 100 आपको 35 दिखाना है ना। इधर देखिए आपको 135 यहाँ पर मिलेगा। इथाइल अल्कोहल, जो आपका इथाइल अल्कोहल C2H5 होता है ना, C2H5OH। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनता है? देखो श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो ये जो इथाइल अल्कोहल होता है ना, वो अवायवीय श्वसन में बनता है। और वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अवायवीय में कम होती है। अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो अंतर भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट महीना होता है। किसमें होता है? ईस्ट महीना होता है। किसमें होता है जी? ईस्ट महीना होता है। आप लोग देख लीजिए, ईस्ट महीना होता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। 137 का ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, इसे आप लोग को याद रखना है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पराकोष में होता है। देखो पराकोष के अंदर ना पराकण पाया जाता है। पराकण पराकोष के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना इसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 139 नंबर ना। चलिए इधर देखिए 139 नंबर क्वेश्चन है, ग्वाइटर अथवा घेंगा। मैंने आपको बताया था ना घेंगा, तो घेंगा को ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो घेंगा अथवा ग्वाइटर नामक जो बीमारी होती है ना, वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन मतलब कि नमक, नमक यानी कि क्या होता है? NaCl। तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेंगा नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। चार्ल्स डार्विन, देखो पूरा नाम नहीं दिया, लेकिन चार्ल्स, क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, लिख देता हूँ चार्ल्स, ठीक है ना। चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, डार्विन का नाम ऑलरेडी दिया, चार्ल्स डार्विन। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका 141 नंबर। 141 नंबर आपका क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब आपका मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन 142 नंबर, कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ना R बराबर V/I होता है, यानी कि R बराबर V/I हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही उत्तर मिलेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बैटरी। जो बैटरी होता है ना, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जो आप पहले बैटरी का यूज़ करके अपने घर में टीवी देखते थे ना, वही हमारा बैटरी होता है। तो बैटरी से हमेशा दिष्ट धारा प्राप्त होता है। दिष्ट मतलब होता है, दिष्ट मतलब डीसी होता है। डीसी मतलब कि डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। तो ये आप लोगों को याद करना, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, यानी कि दिष्ट धारा प्राप्त होता है। और जो जनरेटर होता है ना, यानी कि डायनेमो होता है ना, डायनेमो दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, प्रतिवर्ती और आपका दिष्ट दोनों होता है। तो डायनेमो नहीं कहा है ना, तो डायनेमो को टिक नहीं लगाएंगे। कितना नंबर था जी? 43 ना। हाँ, अब देखना है आपको कितना, 44, 43 के पास, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक क्या है? देखो विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन। अब यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन पूछा है, तो प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर कूलम होता है। 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर कूलम होता है ना। 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। तो 1 जूल पर कूलम, देखो ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। बहुत लोग 1 जूल पर सेकेंड होगा कहेंगे, नहीं 1 जूल पर सेकेंड नहीं हो, सेकेंड नहीं होता, कूलम होता है। 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो देखो श्वसन जो होती है ना, वो आपका श्वसन यानी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माशोषी पर मत टिक लगाना, ऊष्माक्षेपी पर टिक लगाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इतना ही है जी क्या? बस इतना ही क्वेश्चन है, देखते हैं और है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आपका है 149 नंबर। 149 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन होता है? चांदी होता है, चांदी, जिसका संकेत Ag है, Ag दिया है, Ag। देखो ये चांदी, इसका नाम है चांदी,
बहुत जगह पर दोस्तों चांदी नाम देता है तो बहुत जगह पर उसका संकेत देता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र, उदग्र मतलब होता है वर्ग, तो उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। तो अब बहुत जल्द हम लोग 400 को कंप्लीट करेंगे, बस आपको 400 ही बताना है। उसके बाद से तो हम लोग पूरा संभाल ही लेंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। सब लोगों को ना एकदम एग्जाम में ना अच्छे नंबर लाना है, एकदम गर्दा मचा देना है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत चीज़ आपको मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। और ग्रुप तो जरूर ज्वाइन करना है, जो मैंने आपको ग्रुप का लिंक बताया ना वो जरूर ज्वाइन करना आप लोग, ठीक है।